प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट लेवल 1 का एग्जाम जारी है। 12,67,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जयपुर में 2,51,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। शाम 5 बजे तक एग्जाम होगा। सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,51,000 अभ्यर्थी इस समय परीक्षा दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। ये दूसरी पारी की परीक्षा इस समय चल रही है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर में और सबसे ज्यादा सेंटर्स भी जयपुर में। रीट लेवल 1 का एग्जाम जारी है और इस एग्जाम में 12,67,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,51,000। शाम 5 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला इस समय लगा हुआ है। राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड से अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नकल गिरोहों को रोकने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। इसके साथ ही प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। महेश धादीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, दूसरी पारी का एग्जाम शुरू हो चुका है और 5 बजे खत्म हो जाएगा और उसके बाद सभी अभ्यर्थी अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगेंगे। क्या अपडेट दूसरी पारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल परीक्षा जारी है। दूसरे चरण की जो परीक्षा है, लेवल प्रथम की जो परीक्षा है, वो यहाँ पर जारी। 12,67,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में पंजीकृत है। वहीं बात करते हैं इस पारी में हो रही परीक्षा की, तो शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा यहाँ चल रही है। इसमें कोई शिकायत नहीं मिली है। पहली पारी को लेकर के जरूर जो है यहाँ पर कुछ शिकायतें जो है वो मिली थी। जैसे कि अलवर से ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर पेपर देरी से पहुंचा, जिस कारण से जो है वहाँ जो है मांग की गई कि इस प्रश्न पत्र को दोबारा से वहां कराया जाए। वहीं नीमका थाना के अंदर कुछ जो अभ्यर्थी थे वो ब्लूटूथ छिपा करके पहुंचे थे, जिनको कि वहां पर पकड़ा गया और नकलची अभ्यर्थी था जिसको पकड़ा गया। तो ऐसे करके प्रदेश भर में छिटपुट जो घटनाएं हैं वो इस तरह की मिल रही है। कोई बहुत बड़े लेवल पर इस तरह की जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर नहीं मिली है। और जहां तक बोर्ड के अधिकारियों की बात करते हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करते हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है कि किस तरीके से जो कोई शिकायत जो है वो यहाँ पर नहीं रह जाए, कोई चूक यहाँ पर नहीं रह जाए। एक जगह से यहाँ राजधानी जयपुर में अभ्यर्थी की शिकायत थी कि उन्हें जो पेपर था वो किसी और विषय का दे दिया गया। ये जेएलएन मार्ग पर एक निजी परीक्षा केंद्र है, जहां पर ये शिकायत थी कि वहां पर जो अभ्यर्थी पंजाबी भाषा के अंदर पंजीकृत था, लेकिन उसको संस्कृत विषय का वहां पर जो प्रश्न पत्र है वो दे दिया गया। इसकी शिकायत जो है उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दी। तो इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें आप जरूर कह सकते हैं इक्का दुक्का, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है, लिहाजा इक्का दुक्का शिकायतें होना लाजमी है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब तैयारी होती तो कोई न कोई छोटी बड़ी चूक रह जाती है। लेकिन अभी मोटे तौर पर देखा जाए कोई बहुत बड़ी शिकायत इस तरह से नहीं आई है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है कि जो अभ्यर्थी अभी 5 बजे यहाँ से जैसे ही प्रश्न पत्र अपना पूरा करके निकलेंगे, उनको एक साथ जाने के बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जाना चाहिए। और इस मामले में प्रशासन को और सरकार को भी खास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए कि भीड़ भाड़ की वजह से शहर में दिक्कत नहीं हो और अभ्यर्थियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, कोई असुविधा का माहौल नहीं बने। इस लिहाजा से बहुत ध्यान रखना। और शायद यही वजह थी महेश की इस परीक्षा के लिए संडे का दिन चुना गया, ताकि आम लोगों की भीड़ जो है वो वैसे ही सड़कों पर कम रहती है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, इसको अघोषित लॉकडाउन जैसा आप मान सकते हैं, क्योंकि ये अपील की गई थी कि किसी भी तरीके से सड़कों पर लोगों को नहीं आना है। अगर अत्यावश्यक कोई काम नहीं है तो भीड़भाड़ नहीं करनी है। केवल अभ्यर्थी ही सड़कों पे रहे या फिर वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपना परीक्षा दे और उसके बाद में अपने घर लौट सके। तो ये बात जो है शुरू से अपील की गई थी। तो इसे ये कहा जा सकता है कि
एक लॉकडाउन जैसा जो नजारा है वो आज देखने को मिला है। जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के भीतर पहुंचे थे तब ट्रैफिक है बिल्कुल सामान्य और स्मूथ रहा, लेकिन अब वो स्थिति है कि जब 1 घंटा शेष रह गया है और उसके बाद में 5 बजे ये पेपर छूटने वाला है और उसके साथ ही एक साथ जो भीड़ जो है अपने अपने घरों के और अपने विभिन्न दूर दराज जिलों से जो अभ्यर्थी आए हैं वहां लौटने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये भीड़ भाड़ जो है वहां पे थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को सुरक्षित तरीके से, सुविधाजनक तरीके से निकाला जाए, और उसे लेकर के प्रशासन की जो चुनौती है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो जरूर देखने वाली बात होगी। आसिफ। हाँ बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए अब आपको परीक्षा की 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। तो रेट की परीक्षा को लेकर अलग अलग जिलों से आती हुई ये तस्वीरें, जिसमें भरतपुर, अजमेर, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। ये पहली पारी की तस्वीरें और उसके बाद दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं हजारों की तादाद में। इस कोविड काल के बाद में प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का ये आयोजन करवाया जा रहा है। 16.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के स्टेट से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। इसलिए पूरा प्रशासन इस परीक्षा को संपन्न करवाने में इस समय जुटा हुआ है। कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करवाने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सभी परीक्षार्थी मास्क के साथ अपने परीक्षा सेंटर पहुंच रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें फिर जैसलमेर, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, चूरू, टोंक और जोधपुर से, जहां पर हर जिले के अलग अलग सेंटर्स की तस्वीरें। परीक्षार्थियों की लंबी लाइन देख सकते हैं, चूंकि पहले से गुजारिश की गई थी कि परीक्षार्थी अपने सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचे ताकि तमाम तरह की औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा सके। और यही वजह है कि ये लंबी लंबी लाइनें सेंटर्स के बाहर लगी हुई हैं और एक एक परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र चेक करके या फिर उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक हुई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं, आपको नज़ारा नजर आ रहा है कि ये बच्चे बाहर आ चुके हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये परीक्षार्थियों ने जो एग्जाम दिया है, कैसा इनका पेपर रहा, किस तरह से इन्होंने किस पेपर को इन्होंने दिया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से पेपर देने आए थे आप? मऊरानीपुर, झांसी जिले, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए थे आप। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर, कैसा पेपर था? पेपर अच्छा था। पेपर का जो इजी और मॉडरेट दोनों था, उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट अच्छे लेवल के थे, लेकिन पेपर अच्छा था बस। अच्छा, किस तरह की तैयारी करी थी आपने पेपर में? जी, पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पर अभी बीच में डेट आई थी पेपर की, तो डेट पोस्टपोन भी हो गई थी। अच्छा, फिर दोबारा से पेपर की डेट आई, इसके बाद फिर पेपर तैयारी है। पेपर दिखाइए। देखिए, ये और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं और परीक्षार्थी भी आ चुके हैं। ये पेपर है, देखिए, ये मनीष कुमार का पेपर है। ये पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर। आप ये पेपर देकर के बाहर निकले हैं। हाँ मनीष, कैसा रहा पेपर, क्या तैयारी थी आपकी? पेपर का जो सिस्टम वो था वो नॉर्मल था, पेपर अच्छा था। और एक बात कहना चाहता हूँ, इस जो व्यवस्था बनाई है गहलोत सरकार ने, जो पेपर देने के लिए जो बसों की व्यवस्था की है, उससे बहुत मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था, उससे हम अच्छा पेपर दे पाए। अच्छा, उससे अच्छा पेपर दे पाए। क्वेश्चन की बात करें, किस तरह के प्रश्न जो थे वो देखने को मिले, जो तैयारी थी, क्या कोर्स से बाहर के क्वेश्चन आए या वहीं के थे? सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आए हैं और पेपर माध्यम था जो सरल माध्यम था। क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन थे, उन पर भी थोड़ा देख लेते, एक नजर डाल लेते। वैसे हमारे दर्शकों ने पहले भी पेपर देखा। ये देखिए नजारा, ये क्वेश्चन पेपर का नजारा है। ये क्वेश्चन पेपर है जो गांधीनगर के स्कूल से बाहर निकले हैं मनीष कुमार, ये पेपर देके आए हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस कितना आप लोगों में, जो पेपर, आप राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ, राजस्थान के। राजस्थान के बारे में कितनी जानकारी थी, क्या कुछ पूछा गया था? नहीं, हम मैथ साइंस से हैं, तो हमें राजस्थान जी के पार्ट नहीं था इसमें। अच्छा, हाँ, तो साइंस वाले पार्ट में। दौसा में रीट की पहली पारी शांति के साथ संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अच्छा था, हालांकि उन्होंने घड़ी नहीं होने की शिकायत की। अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। एक तो ना क्या घंटी नहीं बजा रहे, बार बार क्या टाइम का ही पता नहीं पड़ता, हमें घड़ी नहीं है।
ना तो टाइम का पता पड़ता है, ना 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। टाइम उनको कम से कम घड़ी का तो इंतजाम करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी इजी, और जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी उनका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। कैसा पेपर था, क्या रहा? अच्छा था, सब्जेक्ट इंग्लिश थी तो ठीक थी अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, थोड़ा साइको का प्रॉब्लम आया था। और ये बड़ी खबर बीकानेर से, नकल गिरोह पर फिर से शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। चप्पल के जरिए नकल करवाने की ये अनूठी कोशिश थी। गिरोह में कोचिंग संचालक भी शामिल है, प्रयोगशाला सहायक भी गिरोह का सदस्य है, यानी कि वो लोग जो परीक्षा की तैयारी करवाते हैं वो खुद भी इस नकल में शामिल पाए गए हैं। तो पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नकल करवाने वाला गिरोह, अंदाजा लगाया जा सकता है, जो तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चप्पलों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस चिपकाकर डाला गया है। यानी कि चप्पल के अंदर ब्लूटूथ था। अब ये पुलिस जांच कर रही है कि चप्पल में ब्लूटूथ डालकर किस तरीके से नकल करवाने की कोशिश थी। पांच लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह में खुद कोचिंग संचालक भी शामिल है, यानी वो शख्स जो बच्चों को या अभ्यर्थियों को एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। में आज हो रही रीट की परीक्षा में बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल करने के संबंध में एक गिरोह का खुलासा किया है और इसमें 5 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इस गिरोह का एक सदस्य जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि एक मास्टरमाइंड जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जो 3 परीक्षार्थी हैं उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो सारे लोग हैं वो चप्पल के माध्यम से जो है नकल करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इनसे एक चप्पल भी बरामद की है जिसके अंदर डिवाइस लगाया गया है और जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये पूरी नकल करवाने का काम किया जा रहा था। और ऐसी जो चप्पलें हैं वो इस गैंग ने पूरे राजस्थान में करीब 25 से अधिक चप्पलों का वितरण किया है और इनकी कीमत जो है वो 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बीकानेर पुलिस के इनपुट पर प्रदेश भर में पुलिस जो है ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश कर रही है और इनमें से कुछ अभ्यर्थी जो हैं उन्हें पकड़ भी लिया गया है। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि बीकानेर पुलिस के इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में कई और नकल करने वाले लोगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सुबह की सबसे बड़ी परीक्षा में अलग अलग नजारे देखने को मिले। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। भरतपुर में एक बीमार अभ्यर्थी ने एम्बुलेंस में परीक्षा दी। सीकर में देर से पहुंचे अभ्यर्थी को परीक्षा नहीं देने दी गई, जिसमें वो रोने लगी। बीकानेर में पुलिसकर्मी प्रेमलता ड्यूटी पर अपने छोटे बच्चे को संभालती नजर आई। बाड़मेर में अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र कहीं और था और उसने परीक्षा कहीं और दी। हालांकि गलती का पता चलते अभ्यर्थी को बाहर निकाल दिया गया और बीकानेर में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। संयुक्त राष्ट्र में चीन और उसके पिट्ठू पाकिस्तान को खरी खरी सुनाकर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से देश के अमूल्य धरोहरों को भी वापस लेकर आए हैं। अमेरिका से लौटते समय उनके साथ 157 कलाकृतियां और पुरातत्वविशों की विरासत थी। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक। भारत जिसे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा। अमृत स्वरूपा मां गंगा ने सींचा। इसके इतिहास का पहला अध्याय तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना भी नहीं सीखा था। हिंदुस्तान की कलाकृतियां इसके वैभव और संपदा से रूबरू कराती हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाती हैं। वे वो बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनसे मुल्क की पहचान मुकम्मल होती है। लालचियों को लुभाने वाले ये वो पुरावशेष हैं जिन्हें वे सदियों से देश के बाहर ले जाते रहे हैं।
लेकिन भारत की समृद्ध विरासत के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के अथक प्रयास से 7 समंदर पार पहुंचाई जा चुकी कलाकृतियां वापस स्वदेश लाई गई हैं। कूटनीतिक सफलताओं के अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका ने पीएम मोदी को रिटर्निंग गिफ्ट के तौर पर 157 बेशकीमती कलाकृतियां और ऐतिहासिक पुरावशेष वापस किए हैं, जिसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की सराहना की है। इन 157 मूर्तियों में 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की मूर्तियों के अलावा कई ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इन 157 कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर में रेवंत के 1.5 मीटर बेस रिलीफ पैनल से लेकर 12वीं शताब्दी की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नटराज की मूर्ति शामिल है। दूसरी शताब्दी का टेराकोटा का एक फूलदान है। कांस्य संग्रह में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की अलंकृत मूर्तियां हैं। इन कलाकृतियों में 3 सिर वाले ब्रह्मा, रथ पर आरूढ़ सूर्य, शिव और नृत्य करते गणेश की प्रतिमा भी है। इसके अलावा इसमें 45 ऐसी कलाकृतियां हैं जो इतिहास लिखे जाने से पहले के युग की हैं। आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने दुनिया भर से भारत की प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों को वापस लाने की मुहिम छेड़ रखी है। ये 157 कलाकृतियां उसी मुहिम के तहत वापस लाई जा रही हैं। यही नहीं, 1976 से 2013 के बीच सत्ता में आई विभिन्न केंद्र सरकारें विदेश से केवल 13 पुरावशेष ही वापस लाने में सफल रही। ये अलग बात है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी सरकार की ओर से अब तक 200 से अधिक पुरावशेष या तो वापस आ गए हैं या वापस आने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के अनुसार 2004 और 2014 के बीच केवल एक कलाकृति ही भारत लौट पाई। इस तरह मोदी सरकार 4 दशक पहले की तुलना में अधिक प्राचीन भारतीय कलाकृतियां वापस लाई है। संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम के इस दौरे से पहले 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद विदेशों से 41 कलाकृतियों को वापस लाया गया है। ये अब तक वापस आई कुल वस्तुओं के 75% से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ पिछले कुछ महीनों से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपना अभियान चला रही है। संजीवनी की गाड़ी पिछले 60 दिनों में 7,500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 120 गांवों तक पहुंची। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आदिवासी इलाके थे, जहां लोगों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में जागरूक किया गया। गुंटूर जिले के भीतरी इलाके में बसा सारीकोंडा पलम गांव, यहाँ की 65% आबादी अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय से है, जिनकी साक्षरता का दर महज 40% है। ऐसे में इन लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाएं। संजीवनी एंथम का यही एक संदेश है, जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा तेलुगु में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ कोविड-19 से जुड़ी अहम जानकारी, टीका लगवाने की प्रक्रिया और कोविड नियमों की पूरी जानकारी एक पैम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जॉन बाबू, आपने क्या वैक्सीन लगा दिया? लगा है सर। दोनों डोज? 2 डोज। कोई डर नहीं है? नहीं डर। पूरा फैमिली ने लगा दिया? पूरा फैमिली। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि हमारी मुलाकात सरोजनी और कोटीबाई से हुई। हमारे कई बार पूछने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। नाके फैमिली मेंबर्स में एक आदमी वैक्सीन डलवाए। वो आदमी को बहुत तेज फीवर, बॉडी पेन्स, हेडेक हो पूरा, इसलिए वो नहीं डलवा ली। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि ये लोगों को काउंसलिंग मुहैया कराता है, जो टीकाकरण को लेकर लोगों के सवालों और भ्रम को दूर करने में मदद करता है।
when she takes the vaccine, if she gets fever, it means that the vaccine is working. Can you tell her? इसके लिए थोड़े संयम और कुछ समय की जरूरत है। इसके बाद हमने 2 महिलाओं को टीका लगवाने के लिए राजी कर लिया। Yeah, can you ask them both if they are willing to take vaccinations now? మీరిద్దరు వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారండి? ఓకే, అదే మీరు కనుక వేసే వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు వేపించుకుంటారు కదా, రెడీ సార్। both तैयार हैं? ఇద్దరు दोनों? both। Okay, great। और जैसलमेर से बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जैसलमेर दौरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र भारत पाक सीमा पर पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचे तनोट माता मंदिर हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का स्वागत हुआ। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर, बीएसएफ डीआईजी नॉर्थ अरुण कुमार सिंह, जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया। तो देश के उपराष्ट्रपति इस समय जैसलमेर में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।